हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम स्पेशली डील करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, कैसे बना, क्या ज़रूरत है और इसमें किन किन रिफॉर्म्स की आज की डेट में डिमांड की जा रही है। और एज वेल एज बात भी की जा रही है यहाँ पर कि इंडिया को भी यूएन का मेंबर बनना चाहिए। इंडिया बहुत लंबे समय से यूएन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो सारी चीज़ें इस चैप्टर की हम इसमें डिस्कस करेंगे, मगर इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डील करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्या, नेसेसिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है तो आपको यहाँ पे इंसाइट मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे भी देखो यार, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहली बात तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, आपके देश के लेवल पर तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश को चलाती है, स्टेट के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होती है। मगर सोचो वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं। इन देशों को सुपरवाइज करने के लिए, इन देशों में पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, इन देशों में आपस में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात, जैसे ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, आपको पता है सोवियत यूनियन का कोलैप्स कब हुआ था? 1991 में सोवियत यूनियन, जैसे हम कहते हैं यूएसएसआर, इसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका था क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है। साथ के साथ में ये भी हम देखेंगे कि आज की जो दुनिया है, आज का जो इमर्जिंग वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी डिमांड उठने लग रही हैं कई जगह से। मतलब ऐसी आवाज़ें निकल के आ रही हैं कि हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो चैलेंजेज हैं वो नए नए चैलेंजेज हैं। आप देखो यहाँ पर जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहा हूँ तो स्पेशली हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस। एंड आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में। तो अब डिमांड उठ रही है कि यार इसमें रिस्ट्रक्चर करें, इसमें चेंज लेकर आए। क्यों चेंज लेकर आए? यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में, अब चल रही है 2021। ठीक है, या मतलब बहुत दिनों से इसमें डिमांड उठ रही है कि यार अब मतलब वाकई में 60-70 साल हो गए, इसमें चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे में आज की डेट में आपको पता है पावरफुल देश है यूएसए पावरफुल है, तो इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो इसकी हेजेमनी सब जगह पर चलती रहे। और आज की डेट में ये भी डिमांड उठ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, इसके प्रोसेस में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में इंडिया और यूएन के बारे में देखेंगे कि इंडिया का यूएन में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया यूएन के साथ मिलकर कैसे कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और इंडिया का क्या व्यू है, इंडिया के क्या विचार हैं किसके बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के बारे में। मतलब इंडिया क्या कहता है कि इंडिया के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फाइनली जब चैप्टर खत्म होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे इफ़ द यूएन कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद वर्ल्ड डोमिनेटेड बाई वन सुपर पावर। अब आज की डेट में वर्ल्ड जो है यूनिपोल, मतलब ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा दबदबा किसका देखने को मिलता है, एक सुपर पावर का दबदबा देखने को मिल रहा है आज की डेट में, जैसे यूएसए। हालांकि यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना आ चुका है, हमें प्रैक्टिकली पता है। पर यहाँ पर लास्ट में ये देखेंगे कि अगर कोई सुपर पावर राइज करती है, वर्ल्ड को डोमिनेट करती है कोई एक सुपर पावर, तो उसको डील करने में यूएन का क्या रोल रहेगा। और साथ के साथ में कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हम इसमें समझेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, WHO, यूनिसेफ, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो ये तो है चैप्टर का ओवरव्यू। यहाँ पर ये वाला लोगो देख लो, ढंग से देख लो इस लोगो को ढंग से। तो ये लोगो जो है ये है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का लोगो अगर आप देखोगे तो एक तो है वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है, साइड में ये जो दो हैं ये हैं ऑलिव ब्रांचेस, और ये शो कर रहा है वर्ल्ड पीस को। किसको शो कर रहा है? वर्ल्ड पीस को। तो ये लोगो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे कर रखी है, यहाँ पे दो कार्टून दिखा रखे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जून 2006 इजराइल ने अटैक कर दिया था लेबनान पर।
तो इजराइल लेबनान वर्ल्ड में आप देखना वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, पोजीशन इनकी पता लगानी है। तो इजराइल ने अटैक कर दिया किस पर, लेबनान पर अटैक कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो इजराइल का क्या मानना था कि हिजबुल्लाह को हमें कंट्रोल करना है, तो इसलिए हमें इस पर अटैक करना पड़ा, किस पर, लेबनान पर। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है, इवन सिविलियंस मतलब नॉर्मल आम आदमी भी इनमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है जब इजराइल लेबनान पर अटैक करता है। अब सोचो इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया, लेबनान में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अगस्त में। कब पास किया, अगस्त में। मगर इजराइल ने अपनी फोर्सेस को कब विड्रॉ किया था, अक्टूबर में। देखो अगस्त के बाद सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, तो मतलब यूएनओ बीच में आता है इसमें, इजराइल और लेबनान के बीच में। अगस्त में एक रेजोल्यूशन साइन होता है, अगस्त में साइन हो गया तो इजराइल को वापस आना चाहिए था। मगर इजराइल कब निकल वापस आता है वहाँ से, अक्टूबर में वापस आता है। तो सोचो यार जब मतलब यूएन ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो उस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए, मगर यहाँ पर इजराइल ने ध्यान नहीं दिया। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि यार मतलब इनमें ज़्यादा ताकत नहीं है। क्या नहीं है, ताकत नहीं है, बना रखें ये बस, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इनके पास पावर नहीं है कि ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर यूएन की वीकनेस दिखाई जा रही है, कितने मतलब यूएन कितना कमज़ोर है। ये जो बात कहते हैं उनको कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। हालांकि देखो मैं और भी एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे यूएन लगातार फेल है। आज की डेट में, प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आज है 18 जुलाई 2021, आज ये वीडियो बन रहा है। तो मैं तुम्हें और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ले लो, एक इंडिया पाकिस्तान, आज तक मामला पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। कभी भी अटैक होते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में। पाकिस्तान कई सारे टेररिस्ट अटैक करता रहता है, मैटर नॉट रिजॉल्व्ड येट। दूसरा देख लो आप, अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली क्या हुआ, अफगानिस्तान में पहले यूएस की फोर्सेस हुआ करती थी और वो मतलब पीस एंड सिक्योरिटी का काम कर रही थी। मगर अफगानिस्तान से जैसे ही यूएसए ने पुल आउट किया, जैसे ही यूएसए ने अपनी आर्मी वहाँ से अफगानिस्तान से बुलाई, तो आपको पता होगा अफगानिस्तान में एक तालिबान नाम का एक ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया और अब पूरे अफगानिस्तान में अशांति फैली हुई है और बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। इसको कंट्रोल करने में यूएस फेल है। कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को बोलते हैं पैलेस्टाइन अंग्रेजी में, ठीक है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इजराइल ने धुआंधार मतलब बॉम्ब लॉन्च किए थे किस पर, गाजा स्ट्रिप पर। हालांकि गाजा ने भी लॉन्च किए थे, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो वो भी बीच में यूएन कुछ नहीं कर पाया। तो वर्ल्ड में आज की डेट में कई जगह पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जहाँ पर यूएनओ बिल्कुल चुपचाप है, कुछ नहीं कर पा रहा है। आर्मीनिया और एजरबाईजान में युद्ध हो चुका था, ठीक है। तो अभी पिछले लगभग एक साल में आप देखोगे तो कई जगह पर दो देशों के बीच में झड़प हुई है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, मगर यूएनओ चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इससे तो हमें यार ये लगता है कि यार यूएनओ का कोई मतलब नहीं है, ये तो बेकार है, सिर्फ वहाँ पे लोग जाते हैं, बात करते हैं, बातचीत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर अब हम अगर पेपर में आ जाता है तो पेपर में क्या लिखना है, ये तो हमें रियलिटी पता है, हमने तो ज़्यादा ही रियलिटी देख ली इसकी है। तो पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएनओ, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। देखो पहली बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हर चीज़ का आंसर नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यार सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आप देखो हम पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, कैसी चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही है तो उसके लिए पहली बात तो यूएन जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब यार घटना हो रही है तो उनको हम पर्सनल लेवल पर भी, कंट्री टू कंट्री लेवल पर भी उनको डील कर सकते हैं, हर मैटर को वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते, कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन कंट्रीज को खुद आपस में निकालने पड़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अगर मान लो लड़ाई हो जाए, शांति इस्टेब्लिश करनी है, तो वहाँ पर कौन रोल प्ले करता है, वहाँ पर रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कई जगह पर आपने देखा होगा जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था, यूएन ने इराक में सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, वो आपको पता ही होगा। दे हेल्प कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल। तो ये मतलब कंट्रीज को मतलब हेल्प करते हैं कि कंट्री आपस में क्या करें, कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि सभी के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस मिल पाएँ। International organizations help in dealing conflicts and differences, discuss contentious issues, and find peaceful solutions instead getting them escalated to
वॉर। देखो, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये होते हैं, ये दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जो विवाद चलते रहते हैं, जो मतभेद चलते रहते हैं, उन मतभेदों को सुलझाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, कंटेंशियस इश्यूज का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू होते हैं, उन पर डिस्कशंस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनका कैसे पीसफुल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, ताकि ये जो इशू है इनकी वजह से वॉर ना हो जाए। तो वॉर को रोकने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। साथ के साथ में बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको कोई एक कंट्री डील नहीं कर सकता। बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिनको एक कंट्री कोई डील नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बीमारी फैल जाती है, एपिडेमिक या पेंडेमिक आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक कंट्री डील नहीं करेगा। ग्लोबल वार्मिंग ले लो। अब ग्लोबल वार्मिंग कोई सिंपल सी बात है, कोई एक देश तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सारे देश जिम्मेदार हैं। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और कोई एक कंट्री कहे कि मैं तो ग्लोबल वार्मिंग को अपने देश में कंट्रोल करूँगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, ये तो पूरे विश्व का मामला है। तो कुछ ग्लोबल इशूज़ को डील करने के लिए हमें सभी देशों का साथ आना ज़रूरी है, और सभी देशों का साथ तभी आएंगे जब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे। तो आज की डेट में आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके 193 कंट्रीज जो है मेंबर हैं। अब ये सारे के सारे मेंबर हैं, तो यहाँ पर हम ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस करके और एक कंसेंसस पर आकर, मतलब कंसेंसस बनाकर, सर्वसहमति बनाकर कुछ नियम और या कुछ ट्रीटी हम यहाँ पर साइन कर सकते हैं। और जैसे महामारी है, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए कॉमन कंसेंसस डेवलप करने के बाद इनको डील किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? ग्लोबल इश्यूज़ को डील करने में। तो ग्लोबल इश्यूज़ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, डिजीज विजीज, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दे सकते हैं कि मतलब हमें कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को डील करना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेंडेमिक आ जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में WHO लगातार क्या देता रहता है, निर्देश देता रहता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इवन यूनाइटेड नेशंस की कई सारी रिपोर्ट आती हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक है। और तो और जैसे आपने देखा होगा UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। ये मतलब अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ल्ड के लेवल पर स्टडी करते हैं और वर्ल्ड की जो रियलिटी है वो बताते हैं हमें। कई सारी रिपोर्ट्स ये क्या करते हैं, जारी करते हैं और आइडियाज़ देते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को डील करना चाहिए, कैसे हमें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहाँ पे आपको पता ही होगा UN में 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, 190 से ज़्यादा कंट्रीज हैं। इन सब के बीच में आपस में लिंक बनाए हुए होते हैं कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, चाहे टेररिज्म हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो। तो ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सभी कंट्री यहाँ पे साथ में आके बैठते हैं। तो आपको पता होगा UNO में हर साल मीटिंग होती रहती है। तो यहाँ पर बैठकर हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल इश्यूज को डील करने के लिए कॉमन कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये ऐसा किसने कहा। तो एक व्यक्ति हैं डैग हैमर्सजोल्ड, ठीक है, डैग हैमर्सजोल्ड, ये यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे। तो इन्होंने क्या कहा था, द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। तो ये इनका कहना है कि भाई जो UNO बनाया गया है ना, UNO यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये ह्यूमैनिटी को हेवन बनाने के लिए नहीं किया गया है कि मतलब ह्यूमैनिटी को हेवन में ले जाएं, कि सभी को स्वर्ग में ले जाएं। तो सभी को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया यूनाइटेड नेशंस, बल्कि ये ह्यूमैनिटी को हेल से बचाने के लिए बनाया गया। हेल का मतलब होता है नर्क, आप समझते हो ना, स्वर्ग और नर्क। तो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि लोगों को स्वर्ग में ले जाया जाए, इसलिए बनाया गया है कि लोगों को नर्क, अब ये जो ह्यूमैनिटी है इसको नर्क ना बनने दे, इसलिए इसको बनाया गया है कि यहाँ पर नर्क का मतलब यही है कि यहाँ पे नर्क क्या होता है, जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, और जहाँ पे लोगों को कोई राइट्स नहीं होते, जहाँ पे कोई लोगों की गरिमा नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। तो नर्क ना बने, ह्यूमैनिटी को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है, ना कि ह्यूमैनिटी को स्वर्ग में पहुँचाने के लिए। ऐसा किसने कहा था, डैग हैमर्सजोल्ड इन्होंने कहा था। और ये कौन थे, यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यूनाइटेड नेशंस तो एक टॉकिंग शॉप है, मतलब लोग जाते हैं, बातचीत करके आ जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, समोसे खा के आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल।
तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, जो इज़ बेटर देन वॉर। मतलब यहाँ पे बकबक करके आना ये ज़्यादा बढ़िया है। वॉर मतलब एक तो आप रियल ग्राउंड में आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे की हत्या करें, लोगों को मारें, उससे बढ़िया तो यार कि आप जो कर लो, मतलब यहीं पर बकबक कर लो, यहीं पर बकवास कर लो, यहीं पर आपस में एक दूसरे से क्या कर लो, लड़ाई कर लो, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर बातों से लड़ लो बजाय फील्ड में लड़ने के। तो इन्होंने क्या था, जो इज़ बेटर देन वॉर। तो पूछा जा सकता है कि किसने कहा था ये, तो आपको ध्यान रखना है विंस्टन चर्चिल। कौन है ये, प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। अब हमारे इंडिया के शशि थरूर जी, ये हैं शशि थरूर, और इन्होंने ये पहले क्या थे, फॉर्मर UN अंडर सेक्रेटरी थे, किसके, जनरल फॉर कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन के। तो शशि थरूर जी ने क्या कहा था, तो इनकी अंग्रेजी बड़ी शानदार है और बड़ी खतरनाक है। तो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। तो इन्होंने कहा था, इजंट इट बेटर टू हैव वन प्लेस वेयर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन गेट टुगेदर, बोर ईच अदर समटाइम्स विद देयर वर्ड्स रादर देन बोर होल्स इनटू ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड। देखो इन्होंने कितनी बड़ी बढ़िया अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं क्या यार, एक ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कंट्रीज आपस में मिलें, बैठें, आपस में एक दूसरे पर वर्ड्स के थ्रू हमला करें। वर्ड्स मतलब शब्दों के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू एक दूसरे में होल करने की कोशिश करें, एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करें, किसके थ्रू, शब्दों के थ्रू, बजाय एक दूसरे में होल करें बैटल फील्ड में। तो ये कह रहे हैं भैया, ग्राउंड में लड़ने से बढ़िया ये है, ग्राउंड में एक दूसरे को मारने से बढ़िया ये है कि आप एक जगह पर बैठो, वहाँ पर आप एक दूसरे को शब्दों से प्रहार करो, शब्दों से अटैक करो। तो ये चीज़ किसने कही, ये कही हमारे शशि थरूर जी ने। अब लास्ट में मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं देशों के बीच में, उनको सॉल्व करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक कंट्री की हेजेमनी को रोकने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। हेजेमनी मतलब वही दादागिरी को रोकने के लिए। पूरे वर्ल्ड में अगर आपको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको ग्लोबल इश्यूज को टैकल करना है, लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजीज़, अब डिजीज़ में जैसे मान लो पेंडेमिक ले लो, कोरोना पेंडेमिक, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो कहीं वॉर हो जाए तो वॉर को स्टॉप करने के लिए और ज़्यादा नुकसान ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब नेशनल लेवल पर लॉ कौन बनाता है, नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अगर मान लो आपको इंटरनेशनल लॉ बनाने, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनानी है, ठीक है, ताकि मतलब पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और पुअर कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट समझा दिया है, पूरा डिटेल में। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम डेप्थ में जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। फिलहाल तो बस इतना ही इस लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।